मैं फोर्टनाइट खेलता था। सारा दिन जो है तुम्हें फोर्टनाइट खेलनी पड़ती थी। IIT बॉम्बे CS कंफर्म। ऐसा होता ना कि तुम हवा में उड़ रहे थे उसकी वजह से। मैंने जैसे कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं कर रखा था। मेरा क्या ही होगा। तो अब लोग जो है 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं जेईई की। ये बच्चों से क्या ही तू कंपटीशन करेगा, ये अलग ही जहान के लोग हैं। भी काफ़ी लोअर बैच के थे। तो कई बार लोगों को लगता है कि हॉस्टल्स के अंदर ना पुलिस घूमती रहती है गन्स लेके। तो आपने भी बोला था कि अगर आपने इतना पढ़ा है, इतनी सी बात है जेईई में, दिस इज द स्ट्रैटेजी। 100 बात की एक बात। तो कोई भी IIT में हाथ रख दो वो मिल जाएगा। ही हैज गॉट द बेस्ट IIT दिल्ली। अब ये 247 ही थे मेरे मेंस में। और IIIT हैदराबाद कहते हैं लोग कि उससे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है जो मेंस के थ्रू मिलता है। वहाँ पे CS मिल रही होगी तुम्हें। अंडरस्टैंड दैट कॉलेज मैटर्स। NSUT, DTU, IIIT दिल्ली और IGDTU सब में। देयर इज नथिंग बेटर देन IIT। कि HC वर्मा वगैरह करके टाइम वेस्ट मत करो। ये सब मिथ थे। 40% सिलेबस खत्म, ये 3 कर लो बस। केमिस्ट्री वफादार है, IIT का द्वार है। नोट्स नहीं बनाने चाहिए। नहीं बनानी चाहिए। HC वर्मा कैसी बुक है? OG स्ट्रेटजी है, ऐसे ही किया जाता है। और ये भरोसा था IIT हो जाएगा। ये भरोसा था IIT हो जाएगा। हम अपनी तकदीर लिखने आए हैं। भाई इतना ही तो टाइम है, इसमें पूरी जान झोंक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है सौभाग्य, एक ऐसा एवरेज स्टूडेंट जिसने कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं किया। 11th जब चल रही थी तब कोविड का टाइम था, घर पे रहता रहा सारा दिन और गेम खेलता रहता रहा। फोकस नहीं था, वो मैच्योरिटी नहीं थी। वहाँ से ऑल इंडिया रैंक 2278 लेके आया। आज IIT दिल्ली में पहुँच गया है, मेरा कॉलेज, और आज अब इनका भी ये कॉलेज हो गया है। और हम IIT दिल्ली में बैठ कर ही इनके साथ ये सवाल जवाब करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे। और वो जो सफ़र है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 11वीं में अगर आप गेमर थे, गेम सारा दिन एडिक्शन लगा हुआ था आपको, और वहाँ से अगर उठ के आप IIT दिल्ली तक पहुँचते हो तो ये आसान काम नहीं है। और इस चीज़ में बहुत संघर्ष है और बहुत इंस्पिरेशन है। तो आप सब लोगों को ये वीडियो, ये पॉडकास्ट एंड तक देखना है, जिससे आपको पता चले आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। आइए सुनते हैं सौभाग्य से। सौभाग्य, सबसे पहले ये बताओ कैसा लग रहा है IIT दिल्ली पहुँच के? एक अलग ही फील आ रही है, बहुत खुशी हो रही है कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है आपको फाइनली मिल जाता है। कई सारे बच्चों को जब वो जेईई प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, IIT उनका ड्रीम होता है, और जब आपको मिल जाता है IIT दिल्ली जैसा IIT तो बहुत खुशी मिलती है। तो IIT दिल्ली पहुँच के बड़े खुश हो। और पेरेंट्स कैसे फील कर रहे हैं? पेरेंट्स तो जिस दिन रिजल्ट आया था बहुत खुश हुए थे, और भाई भी थे तो भाई भी बहुत खुश हो गए थे। और फिर मिठाइयाँ बटी थी, जो भी नेबर के पास जाता था नेबर लोग भी बहुत खुश हो गए थे। अच्छा, तो प्राउड फील कर रहे हैं पेरेंट्स? बहुत ज़्यादा। क्या बात है। तो लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो? अब IIT तो पहुँच गए। लाइफ में आगे जाकर अभी एम है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में थोड़ा जाऊँ। गाना गाते हो? गाना गाता हूँ। क्या बात है। पर जब तुम 11th में थे, कोविड चल रहा था, घर पे रहते थे, तो तुम्हें गेमिंग एडिक्शन था। कौन सी गेम खेलते थे? फोर्टनाइट खेलते थे। तो कैसी गेम है वो? फोर्टनाइट लाइक जिसने खेला है उसको पता होगा, उसके जैसा कोई गेम नहीं है पूरे गेमिंग। बहुत ही जबरदस्त गेम है। बहुत ही ज़बरदस्त गेम है। मोबाइल पर खेलते थे, कंप्यूटर पर? PS4 पे खेलता था। अच्छा, PS4 पे और ज़्यादा मज़ा आता था? और ज़्यादा मज़ा आता था। मतलब कितना मज़ा आता था, थोड़ा डिस्क्राइब करो। लाइक जैसे प्रो प्लेयर्स होते हैं, तो अगर आप पूरा प्रोफेशनल की तरह फील होता है तो मतलब बहुत ही मज़ा आ जाता था। बहुत ही मज़ा, मतलब स्वाद आ जाता था। क्या बात है। 11th में कोचिंग जा रहे थे, कोचिंग ऑनलाइन थी? कोचिंग ऑनलाइन थी। तो कैसे टाइम टेबल रहता था, थोड़ा समझाओ। दिन कैसे निकलता था? दिन ऐसे निकलता था, मैं 6-7 बजे सुबह उठ जाता था, फिर ब्रेकफास्ट खाता था, और कोचिंग की क्लासेस 10 बजे थी, तो 8 AM to 10 AM मैं फोर्टनाइट खेलता था। 10 बजे क्लास है, सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ है फोर्टनाइट खेलो। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आगे? फिर 10 से 6 मतलब ब्रेक्स इंक्लूड करके कोचिंग क्लासेस होती थी। ओके। वो मैं अटेंड करता था। कोचिंग ठीक से अटेंड करते? ठीक है। फिर 6 बजे के बाद 6 से 8 मतलब 6 से 7 स्नैक्स खाए, और 7 से 9 फिर फोर्टनाइट खेला। फिर बहुत बढ़िया मज़ा आता था। फिर मज़ा आता था। क्या बात है। आगे? फिर 9 से 10 डिनर के बाद वापस 10 से 11 कभी कभार फोर्टनाइट खेलता था, फिर सो जाता था। मतलब ये है कि पूरा दिन फोर्टनाइट खेलते रहे और पार्ट टाइम तुम लेक्चर देखते रहे। ठीक है, समझ गया। तो फुल टाइम गेमर, पार्ट टाइम एस्पिरेंट। चलो ठीक है। तो ठीक है, अब मेरे को यार ये समझ में आ रहा है, इसकी एक डार्क साइड है कि जब गेम खेल रहे हैं इतनी ज़्यादा, इतनी ऑब्सेसिव तरीके से, इतनी मेहनत से, इतना अच्छा रूटीन फॉलो करके आप गेम खेल रहे हो, तो ये एडिक्शन है। और आप कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस भी फील होता होगा, तो स्ट्रेस से कोपिंग मैकेनिज्म भी बन गया होगा आपका है। तो वहाँ से आप अगर IIT दिल्ली आज पहुँच गए हो ना, दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट।
तो आज आपको यहाँ बहुत लोग देख रहे हैं और वो लोग भी इस संकट में है कि उनको भी ऐसे किसी ना किसी एडिक्शन ने घेर लिया है, तो वो क्या करें? तुमने क्या किया था, तुम बताओ। देखो, एडिक्शन ऐसे तो नहीं होगा कि एक ही दिन में छूट जाए, या तो आपके पास वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगी भाई अब से सब बंद शुरू। मतलब क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ गया। क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ गया। 10th में कितने परसेंट थे? 10th में 96% थे। तो 96% थे। और 11th में फिर तुम एक ऐसा होता ना कि तुम हवा में उड़ रहे थे उसकी वजह से? एग्जैक्टली वही तो हुआ कि कोचिंग के बाद मैं सोचता था प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर लेकिन वही था कि भाई दिमाग है मेरे में, हो ही जाएगा कभी ना कभी। तो ऐसा होता है यार, 95% लाने के बाद बहुत लोग हवा में उड़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है IIT बॉम्बे CS कन्फर्म। मतलब मैं जब 11वीं में पढ़ता था तो बहुत लोग 10वीं में 10 CGPA लेके आए हुए थे, तो वो लोग नीला कोट पहनते रहे, हम हरा कोट पहनते रहे, तो वो लोगों को अपनी सुप्रीमेसी में जीते रहते रहे और आखिर में उन्होंने फिर रैंक्स भी बहुत बड़ी बड़ी हासिल की, 20-20 हज़ार, और मेरी सिर्फ 247 आई। 10th में 95% लाने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई ढंग का बंदा 1-1.5 महीना भी पढ़ लेना, वो 10th में 95% ला सकता है अगर तरीके से पढ़ ले तो। और 95% लाखों लोग लेके आते हैं। उसके सामने जो सौभाग्य की अचीवमेंट है, अब जो अचीवमेंट है कि 2000 समथिंग रैंक है, 2278, तो 2000 लोगों वाली अचीवमेंट है। कहाँ वो अचीवमेंट जो लाखों लोग कर चुके हैं, और कहाँ वो अचीवमेंट जो सिर्फ कुछ हज़ार लोग कर चुके हैं। तो आप सोचो कितना बड़ा सफ़र है। अगर आप वो अभी हवा में उड़ते रहोगे तो वहीं रह जाओगे, और बाद में फिर 12वीं के बाद आपको एहसास होगा। और कहीं ना कहीं सौभाग्य का भी इस वजह से 1 साल ख़राब हुआ, पर चलो कोई बात नहीं। फिर 11th ऐसी बीत गई सारी, कुछ और हुआ 11th में? 11th में कभी कभार मैं टेस्ट देता था, यूजुअली तो नहीं देता था क्योंकि मैं नंबर देख के घबरा जाता था कि भाई क्यों ही दूँ टेस्ट, लेकिन कुछ मैंडेटरी टेस्ट होते थे तो वो मैं देता था। उसमें हर एक टेस्ट में गंदे ही नंबर आते थे। नंबर काफ़ी कम थे तो उसको देख के डिमोटिवेशन होता था? हाँ, डिमोटिवेशन तो होता था। और इस वजह से टेस्ट देते रहे फिर, या फिर? नहीं, वो डिमोटिवेट हो गया, मैं मन में वही था कि नहीं, कभी ना अभी देखे क्या फ़ायदा, नंबर ही कम आएंगे। तो जहाँ पे कंपलसरी टेस्ट थे बस वो देते थे? हाँ, जिससे वो परफॉर्मेंस ट्रैक करते थे कि बच्चा क्या कर रहा है। फिर 12वीं की शुरुआत कैसे हुई? 12वीं की शुरुआत तक वो इतना बढ़िया, इतना गंदा परफॉर्मेंस के साथ तो उन्होंने लोअर बैच में डाल दिया था। पहले टीचर्स कैसे थे? पहले के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि कोरोना के वजह से प्रॉपर टेस्टिंग के थ्रू नहीं लिया था बच्चों को, तो हर एक बच्चे को एक अच्छा ना अच्छा बैच मिल गया था। तो अच्छे टीचर थे? अच्छे टीचर्स थे। और 12th में क्या हुआ? फिर 12th में जैसे आया, वो टीचर्स का स्वभाव ही पूरा बदल गया। उनका अटेंशन कहीं और, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा। तो 11वीं में तुम सारा दिन जो है तुम्हें फोर्टनाइट खेलनी पड़ती थी, तो नहीं मतलब ठीक है, फोर्टनाइट का एडिक्शन था। अब 12वीं में, अब तुम यार इतनी अच्छी रैंक तक पहुँचे हो, तो तुम्हें 12वीं में तुमने कुछ बड़ा अच्छा किया होगा, और वो जो चेंज आया वो कैसे आया? वो चेंज ऐसे आया कि अप्रैल में मैं आपसे मिला। ओके। तो उसमें मैंने देखा कि आप भी काफ़ी लोअर बैच के थे। राइट। तो लोअर बैच के बच्चे को अगर 247 रैंक हासिल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैं वहाँ तक पहुँच गया तो क्या मतलब है? नहीं तो क्या लगता रहा कि ऐसा लगता रहा कि यार मैं अच्छा बैच तो ला नहीं पाया, अब IIT तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि इतने बच्चों में मैं एक अच्छा बैच नहीं हासिल कर पाया। IIT तो कितने बच्चे देते हैं, मेरा क्या ही होगा। तो तुमने डोमिनेट जेई किताब पढ़ी थी? हाँ, डोमिनेट जेई पढ़ी थी। तो डोमिनेट जेई, और वैसे भी मैंने बताया था कि मैं लोअर बैच में था, तो लोअर बैच को डिस्क्राइब किया था मैंने, तो तुमको वो रिलेटेबल लगा होगा। तो लोअर बैच में वो बहुत ग्लूमी लगता था, क्योंकि आपको टीचर्स कुछ अटेंशन पे नहीं कर रहे, बच्चे भी इतने, यूजुअली बहुत होता है कि लोअर बैच में ना ऐसे कम ही बच्चे होते हैं जो सही में सीरियस हो जाते हैं, नहीं तो उनको भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पीयर ग्रुप भी ख़राब होता है। तो ये सब देख के मन में गिल्ट सा आता था, और फिर मैं भी चाहता था कि अब इम्प्रूव करना है, तो बस आपको फॉलो करता रहा मैं। डिप्रेशन होती रही, स्ट्रेस था? हाँ, 11th में तो स्ट्रेस नहीं था, मुझे लग रहा था कुछ कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मैं 12th में वो लोअर बैच में आया तो एक अचानक से शॉक लगा और डिप्रेशन आया। तो जब वो डिप्रेशन आया तो क्या तुम उस डिप्रेशन से कोप अप करने के लिए गेम खेलते रहे? नहीं, तब मुझे एक पर्पस आ गया, क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ गया आपको देख के, कि अगर IIT जाना है तो ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा।
तो ये सेट था कि आईआईटी ही करना है, अब ये बाद में देख लेंगे। और ये भरोसा था आईआईटी हो जाएगा? ये भरोसा था आईआईटी हो जाएगा। तो तुम्हें फिर ये लगा कि भाई मैं कहाँ अपनी एनर्जी ये फोर्टनाइट वगैरह में लगा रहा हूँ, जब आईआईटी कर ही सकता हूँ तो लेट मी पुट इन ऑल द एफर्ट। ये लगा एज इट इज, ये लगा एज इट इज। तो तुम मेरी गाइडेंस लेते रहे। टेक्निक्स ने किसने हेल्प किया तुम्हें? पहला टेक्निक तो था वो नोट्स बनाना बंद किया मैंने। अच्छा, नोट्स बनाना बंद किया? हाँ। तो थोड़ा समझाओ। नोट वही था कि जो टीचर पढ़ा रहा है कि या फिर मैं एक कोई बुक से पढ़ रहा हूँ थियरी, तो वो मैं कोशिश करता था कि वो पूरा इम्प्रिंट ही हो जाए दिमाग में थियरी, और अगर उसको ज़्यादा कंसोलिडेट करना है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही करूँगा, वो ऑटोमेटिकली रिवाइज ही हो जाएगा। अब सवाल ये है, तुमने नोट्स तो बनाए नहीं, अब एंड में याद कैसे रहेगा या याद कैसे करोगे? अब बाद में रिवीजन करनी होगी तो तुम तो रैंक करो, तुम बताओ सबको। एंड में रिवीजन के लिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो रिवीजन इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। एग्जैक्टली क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप इतने करते करते वो दिमाग में बैठ ही जाता है। जिस बंदे ने तरीके से पढ़ लिया, अब नॉर्मल नूब एस्पिरेंट क्या करता है, पहले पढ़ लेगा। पहली बात तो पहले भी ढंग से नहीं पढ़ेगा, तो रिवीजन का सवाल, रिवीजन का मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा करना, तो दोबारा करने से पहले पहली बार करी होनी चाहिए ना वो। वही। अब नॉर्मल एस्पिरेंट नोट्स बनाने के चक्कर में पहली बार भी नहीं कर पाता, तो पहली बार भी ढंग से कर लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दोबारा मत करना, पर मैं तो ये कह रहा हूँ पहली बार तो करो, पहली बार भी नहीं किया हुआ। सो पहली बार अच्छे से किया हो अगर, और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसके बाद आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, तो आप कभी भूल नहीं सकते। और कभी होता है, दिक्कत आती है, इंसान को दिक्कत आती है, तो यू ऑलवेज हैव बुक्स टू रेफर टू, एंड आपके पास क्लास की पीडीएफ्स हैं या कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको रेफ़र करके आपको हेल्प मिल जाती है। अब कोई ये बोलेगा कि यार बुक कैसे पढ़ूंगा, तो यार जिस बंदे ने तरीके से पढ़ा है ना, उसके लिए रिवीजन पन्ने पलटने का काम है सिर्फ, बस। राइट? तुमने ऐसा फील किया? हाँ, यूजुअली तो फिजिक्स मैथ्स में तो इतने, बस केमिस्ट्री में थोड़ा होता था। तो बुक्स में ऐसे भी नहीं कि पूरा ही चैप्टर भूल गया, कुछ चंक्स होते हैं जो कभी कभार भूल जाते हैं, वही बस देखना होता और वो देख के क्विक रिकॉल हो जाता है। क्विक रिकॉल हो जाता है। कभी कभी दिक्कत आ गई तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, बस वही एटीट्यूड रख के ही चल रहे हैं। वेरी गुड। तो अभी जैसे मैंने मॉक टेस्ट का नाम लिया, तो 11th में तो मॉक टेस्ट देते नहीं थे, तो फिर 12th में क्या हुआ, क्या चेंज आया? तो 12th में आपने बोला था कि मॉक टेस्ट ही आपका सच्चाई है, राइट? कि आप वही बताता है आप कहाँ पे हो अभी। तो अगर आप वो सच्चाई एग्जाम से पहले ही जान लो तो वो बढ़िया है, ताकि आपको इम्प्रूव करने का टाइम मिले, टाइम रहते पता चल जाए। हाँ। एग्जाम के दिन आ गया तो शौक ही होगा कि मैं क्या हो गया। राइट। तो यार ये फिर से अब मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई एस्पिरेंट मेरे शब्द बोलता है ना, उसने यही बोलते हैं कि एग्ज़ाम के दिन शौक लगेगा। मेरी वो लाइन ये थी कि लोग अपना रिजल्ट देख के शौक हो जाते हैं, और ये देख के मैं शौक हो जाता हूँ कि अपने रिजल्ट से कोई शौक कैसे हो सकता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको पता होगा आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बिल्कुल, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा, इसमें कोई शौक की बात नहीं है। और अगर प्रिपरेशन ख़राब है तो आपको पता ही होगा ख़राब है, तो आपका रिजल्ट ख़राब ही आएगा, इसमें भी शौक की बात नहीं है। हाँ, वो बात ये हो सकती है, शौक इसलिए लग सकता है कि प्रिपरेशन ख़राब है पर मुझे पता था नहीं, हाँ। तो अब रिजल्ट ख़राब आ गया, अब मैं शौक हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि शौक पहले लगवा लो, तो वो तुमने किया, वही किया। चलो ये तुमने किया, ये बहुत करेजियस स्टेप है। मुझे ये बताओ, जब शौक लगता है, क्योंकि लगा होगा शौक, भाई मॉक टेस्ट सच में डिमोटिवेटिंग होते हैं, मेरे को भी लगता था, स्कोर कम आता है जब, तो फिर क्या बोलते रहे खुद को अगला टेस्ट देने के लिए? मैं ये बोलता था कि ये मॉक टेस्ट को इम्प्रूवमेंट की तरह देखना है, डिमोटिवेट नहीं होना कि आईआईटी जाना ही जाना है। तो और मॉक टेस्ट में ये अनरियलिस्टिक टारगेट भी नहीं रखता था कि इस मॉक टेस्ट में इस नंबर पे हूँ तो उसको डबल कर दूँ। यही रखता था कि इस मॉक टेस्ट में अगर इस वजह से मेरी नंबर कम आई है तो पहले इसको ठीक करूँगा। ओके, मैं इसको अपने शब्दों में बता रहा हूँ। व्हाट हैपन्स इज, यार अब आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, आज अगर आज ही सब अच्छा होता तो फिर अगले 1 साल करोगे क्या? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्प्रूव, दैट्स ऑल ऑफ दिस टाइम इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको आईआईटी जाना ही जाना है, सो हिम्मत मत हारो। नाउ आपके पास जो पेपर आता है आप उसको देखोगे, आप जब भी देखते हो आप ये देखने लग जाते हो ना कि यार ये तो मेरे बड़ा बेकार स्कोर आ गया, आई कांट इम्प्रूव एनी मोर, तो आपका ब्रेन जो है फॉग हो जाता है। वहीं पे अगर आप देखो कि यार लेट अस सी मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वहाँ पे आपने इम्प्रूव किया, आपने देखा चलो यार मेरे 10 नंबर बढ़ गए, एंड ये जो 10-10 नंबर बढ़ना है, अब इसकी जो सीलिंग है वो है 300 नंबर, मेंस की बात करें, और 10-10 नंबर बढ़ा के आप कहाँ पहुँच गए, कोई हद नहीं है उसकी, कोई हद नहीं है। तो दिस इज द गेम। तुम्हारे कितने मेंस में कितने मार्क्स थे? अब ये 247 ही थे मेरे मेंस में। 247 मार्क्स थे तुम्हारे मेंस में, क्या बात है। तो इससे पता चलता है कि ये किसका स्टूडेंट है।
ठीक है, और ये भी पता चलता है कि 12वीं में इन्होंने 24/7 मेहनत करी है। मॉक टेस्ट के बारे में और कुछ तुम बताना चाहते हो? मॉक टेस्ट के बारे में यही कि फ्रीक्वेंसी हाई रखनी चाहिए मॉक टेस्ट की। क्या फ्रीक्वेंसी थी तुम्हारी? मेरी फ्रीक्वेंसी थी वीक में 2 दिन, और फिर जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीशन क्लोज हुआ तो 3 डेज अ वीक हो गया था। ओके, ये बताओ मॉक टेस्ट तुम 2 देते थे, तो वर दे फुल टेस्ट और 12th बेस्ड? 12th एंड 11th पार्ट लाइक एक तो कोचिंग का था 12th बेस्ड, और एक मैं खुद से कहीं ढूंढता था और 11th बेस्ड देता था। ओके, अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, तुम सेक्शन वाइज टेस्ट करते थे बेसिकली, राइट? पार्ट टेस्ट कहते हैं जिसको। पार्ट टेस्ट में इशू ये है, यू कांट मैच 100% सिलेबस। पार्ट टेस्ट में फिजिक्स का कुछ होगा, मैथ्स का कुछ होगा, केमिस्ट्री का कुछ होगा। तो स्टूडेंट को बताओ कि उसको क्या करना चाहिए, अगर सारा सिलेबस नहीं कर रखा तो क्या करना चाहिए? तो जिसने सिलेबस ठीक से नहीं किया, तो आपने भी बोला था कि अगर आपने इतना पढ़ा है, अगर आप इतना पढ़ के एग्जीक्यूट कर देते हो पेपर में, तो आपको बिल्कुल मन दुखी नहीं करना चाहिए कि मुझे जितना आता है वो तो मैंने अच्छे से कर लिया। एग्जैक्टली, इवेल्युएट योरसेल्फ ऑन द पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट यू हैव कंप्लीटेड। अब अगर 300 नंबर का पेपर है, आपको 150 नंबर का आप पढ़ के गए हो, आपके आ गए 80 नंबर, तो 300 में से 80 मत बोलो, उसको 150 में से 80 बोलो। एंड दैट्स वेयर यू सी, हाँ, द बिगर पिक्चर इज 150 में से 80, एंड इफ आई कंप्लीट द अदर 150 एज वेल, आई कैन गेट टू एटलीस्ट 160, विच इज नॉट दैट बैड, एज बैड एज 80। और ऑफ कोर्स 160 से हम 200 तक भी जाएंगे एंड आगे का सफर करेंगे, बट रियल इवैल्यूएशन ये है। वेरी गुड। इसमें ये भी दिखता था कि टेस्ट में वो आता है कि आपने कितना नेगेटिव किया है, कितना पॉजिटिव किया, तो मैं पहले से ही वो दिखा देता है आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया। अगर मेरा नेगेटिव नंबर्स कम थे तो मैं उससे खुश होता था। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्क्स कम है, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप बड़े क्लैरिटी के साथ उनको एग्जीक्यूट करते हो। बहुत ही बढ़िया, तो आगे भी आप करते रहोगे, आपकी आदत नहीं है नेगेटिव मार्क्स लाना, तो आगे के चैप्टर में भी नेगेटिव मार्क्स नहीं लाओगे। तो मुझे लगता नहीं तुम्हें प्रिपरेशन में नेगेटिव मार्क्स की खास प्रॉब्लम रही भी होगी आगे जाके भी। नहीं, इतनी नहीं रही। वेरी गुड। जेई एडवांस्ड में 360 में तुम्हारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने आए? तो इंडिविजुअली मेरे फिजिक्स में 85 थे आउट ऑफ 120। आउट ऑफ 120। ओके। केमिस्ट्री में 59 थे आउट ऑफ 120। ओके। एंड मैथ्स में 41 थे। 41 थे, तो हाउ मच इज इट, हाउ मच डज इट सम अप टू? इट सम्स अप टू 185। 185 आउट ऑफ 360, लगभग 50% मार्क्स। 50% से थोड़ा ऊपर, लगभग 50 कह लो। 50% भी IIT दिल्ली। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, जेई एडवांस इज़ अ लो स्कोरिंग एग्ज़ाम। अब ऐसे ही मेरे 60% थे। तो मैंने आपके वीडियो में एक देखा था कि आप एक रिश्तेदार के पास गए थे, नेबर के पास। नेबर के पास, अच्छा, नेबर के पास गए थे और उसने पूछा था रैंक, आपने रैंक बोली 247, तो उसने पूछा परसेंट कितनी है। 247 रैंक उसको समझ में नहीं आई। उसको समझ नहीं आई, तो कितने परसेंट नंबर आए? तो आपने बोला 60%। तो फिर उसका जो रिएक्शन था कि कोई नहीं, कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो बस आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ, अवेयरनेस नहीं होती लोगों को, और आप लोगों को, जेई एस्पिरेंट्स को, कई सारे सीरियस एस्पिरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है कि 50% नंबर ले आए तो कोई भी IIT में हाथ रख दो वो मिल जाएगा। ही हैज़ गॉट द बेस्ट IIT दिल्ली, 50% नंबर। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ सौभाग्य के थ्रू, कि आपकी प्रिपरेशन में कितने फ्लॉज हो सकते हैं, उसके बाद भी आप एक इतने अच्छे रैंकर बन सकते हो। ठीक है, आओ सौभाग्य की बात सुनते हैं। सौभाग्य समझने के लिए कह रहे थे मैथ्स में 30 चैप्टर है, तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर, कोई ऐसे चैप्टर है जो बिल्कुल जीरो है? हाँ, ऐसे बहुत चैप्टर्स थे। उन चैप्टर के नाम बताओ। जैसे कैलकुलस का मेजर पोर्शन। सुन लो, ये स्ट्रेटेजिक बात है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एवढी नहीं आता। IIT दिल्ली पहुंच गया। और कौन से चैप्टर हैं जो वीक है? और फिर मैथ्स में एक चैप्टर था प्रोबेबिलिटी का बेसिक आता था, लेकिन जो मेन होता है उनका बेस थियरम, वो गया था, कुछ समझ नहीं आता था। और PNC भी नहीं आता था। भी नहीं आता था। वो सब नहीं था, मैं समझ भी गया था, वो आएंगे भी नहीं कब समझ के। क्या ज़रूरी है कि सारे चैप्टर में तुम अच्छे हो? बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मैं स्टूडेंट को समझा के थक गया। ये मत सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते, आप ये सोचो आप क्या कर सकते हो। आपने ये सोच लिया कि आप क्या कर सकते हो और वो आपने कर दिया, तो यू कैन बी सक्सेसफुल। इतनी सी बात है जेई में, दिस इज द स्ट्रैटेजी। 100 बात की एक बात। सही। तो ओके, तो तुम्हारे मैथ्स में कितने, 40 नंबर कितने बताया तुमने? 41 थे। 41 मार्क्स आए, लगभग 33% आए। यस। तो कोई बात नहीं भाई, IIT दिल्ली में बैठा है ना, दैट्स व्हाट मैटर्स। यस। और 50% नंबर पे भाई को केमिकल मिली है 4 ईयर,
ठीक है, टेक्सटाइल वगैरह की और लो कट ऑफ जाती है। मेरे जहाँ तक मेरे को पता है 35-40% कट ऑफ जाती है टेक्सटाइल वगैरह। कितनी जाती है, कुछ आइडिया है? इस साल 5000 रैंक गई थी। टेक्सटाइल तो 6000 पे खत्म हुई थी, लेकिन 5500 रैंक कुछ 140 नंबर पे आ गई थी। 140 नंबर यानी वही हो गया, 40% से थोड़ा कम ही है 40% से। तो ये देख लो आप। और बात बता दूं आपको, यहाँ पर कई लोगों को ये भी लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि यार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, समझना। जो बंदा इंडिया के किसी कोने में बैठा है और वो यूट्यूब पे बैठे हुए किसी भी बंदे से कुछ सीख रहा है, जिनको खुद को नहीं पता हो शायद, मतलब कई लोग होते हैं जो खुद आईआईटी नहीं गए, या वो शायद वो 15 साल 20 साल पहले आईआईटी गए, उनको पता नहीं होता आईआईटी के बारे में। उनको लगता है कि आईआईटी में सीएस के अलावा सब कुछ कोई पॉइंट नहीं है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे मिसकंसेप्शंस पाल लेते हैं। एक बहुत ही ऐसा लोग बोलते हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, हाउ रॉन्ग कैन इट बी। ब्रांच आपके साथ लाइफ टाइम रहती है और कॉलेज सिर्फ 4 साल रहता है। इसके बारे में क्या कहना है? वो कॉलेज के 4 साल इज वे सुपीरियर। मेरी बात ध्यान से सुनना। सौभाग्य की 99.8 परसेंटाइल से ऊपर थी। बिट साइड में कितने थे? बिट साइड में 324 नंबर थे। 324 नंबर थे, तो पिलानी में सीएस मिल रही थी। और तुम्हें इस पे 99.8 परसेंटाइल पर कौन से कॉलेज में सीएस मिल रही है? दिल्ली के सारे टॉप कॉलेजेस में। NSUT, DTU, IIIT दिल्ली और IGDTU सब में। हाँ IGT आगे चलो, IGDTU छोड़ के वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, ठीक है। और IIIT हैदराबाद कहते हैं लोग कि उससे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है जो मेंस के थ्रू मिलता है। वहाँ पे सीएस मिल रही होगी तुम्हें? हाँ, वो मिल रही थी। बिट्स पिलानी सीएस मिल रही थी, तुमने सारी सीएस छोड़ दी। हाँ। मेरी बात सुनना अब, या तो कह लो कि ही इज स्टूपिड, पर याद रखना ही हैज मेड इट टू IIT दिल्ली एंड इसके पास वो सारे ऑप्शंस थे। ही इज स्टिल स्टैंडिंग हियर। अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पॉइंट, अंडरस्टैंड दैट कॉलेज मैटर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, उसका क्या स्टैंड पॉइंट था, क्या माइंडसेट था। सारी सीएस छोड़ के ही केम टू IIT दिल्ली। बताओ भाई। क्योंकि IIT का अलग ही एक होता है वैल्यू। क्योंकि आप ऐसे देख लो, अगर आप IIT दिल्ली को कोई भी ब्रांच को NSUT के CS के साथ कंपेयर करोगे, तो आप वैसे बोलोगे कि NSUT का CS और NSUT का कोई कोर ब्रांच और प्राइवेट कॉलेज का CS भी वो सेम है। तो ऐसे नहीं होता। कॉलेज के लिए जो कंपनीज भी आते हैं उनको भी पता है कि आप एक स्मार्ट बच्चे हो। अगर आप IIT में हो तो आप में डेफिनेटली वो बात है, उसका कल्चर अलग होता है। मतलब IIT ये समझ लो, कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भाई, दूसरे कॉलेजेस का CS इज बेटर देन लोअर ब्रांचेस ऑफ IITs। चलो एक बार को ये भी मान लो, तो यानी तुमको पता है ना किससे कंपेयर करना है, लोअर ब्रांचेस से कंपेयर करना है, ठीक है। या फिर कहते हैं कि न्यू IIT से अच्छा तो है कि लो टियर कॉलेज मिलेगा। तो तुम्हें पता है ना किससे कंपेयर करना है, न्यू और IIT से। बट छोड़ो यार, दिस इज लाइक कि थोड़ा डार्क पर ये बात नहीं करते। बड़ी बात समझो कि व्हाट इज देयर यार, व्हाट इज देयर, व्हाई डिड ही चूज IIT ओवर ऑल ऑफ दिस। एक NSUT में ये CS में होता, क्या वहाँ पे IIT दिल्ली CS वाले के साथ हॉस्टल शेयर कर रहा होता? नहीं। लेकिन यार वहाँ पे हमने एक भैया को देखा था, उनकी इस कंपनी में, ये माइक्रोसॉफ्ट में, फैंग में प्लेसमेंट लग गई थी। तो ऐसे अब CS नहीं लेंगे, IIT चले जाएंगे तो क्या होगा? तो उसके बारे में तुमने नहीं सोचा? ये सब मिथ थे। लकीली मेरे पास भैया भी थे। तुम्हारे भैया NSUT में? मेरे भैया NSUT के थे, तो उन्होंने भी गाइड किया था कि ये सब मिथ होता है कि IIT में लोअर ब्रांच का कोई स्कोप नहीं है। बहुत स्कोप होता है, क्योंकि वो IIT है और आप कुछ भी कर लो, अगर आपने मेंटेन कर लिया थोड़ा बहुत पढ़ के, आप वे बेटर होंगे लोअर कॉलेजेस के CS। तो कई बार लोगों को लगता है कि हॉस्टल्स के अंदर ना पुलिस घूमती रहती है गन्स लेके, कि अगर कोई, जैसे तुम्हारी केमिकल ब्रांच है और अगर तुम CS कर पढ़ते हुए या कोड सीखते हुए पकड़े गए तो तुम्हें शूट एट साइड कर दिया जाएगा। तो इनको ऐसा लगता है कि तुम सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते। You can learn software and you can have more opportunities than anywhere else in software right here. True. And हो सकता है कि कभी किसी दूसरे कॉलेज की CS में occasionally better opportunities हो कहीं पर, but बाकी सारे aspects में there is no match in opportunity। सारे aspects यानी सारी और फील्ड ले लो, उन सब के अंदर जो opportunities IIT ऑफर करता है वो कहीं पे कंपेरेबल भी नहीं है। बहुत ठीक है ना, ये मैं तुमको भी क्लैरिटी देना चाहता हूँ और तुम्हारे थ्रू सबको भी। और एनीवे आई ऑल्सो वांट टू टेल यू दैट यू हैव टेकन अ ग्रेट डिसीजन। मैथ्स में तुम 40 नंबर लेके आए,
इसमें कौन कौन से चैप्टर्स किए थे? तो जैसे आपने बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कर लो, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे इजी भी लगी, इंटरेस्टिंग भी लगी, तो मैंने पूरी की। तो इसलिए बोला था मैंने कि भाई वो सबको इंटरेस्टिंग इजी लगेगी, एक बार तुमने फिगर आउट कर दी, यू कैन ग्रैब योर मार्क्स, तो तुम्हें 20% नंबर वहीं से आ गए होंगे। 20 नहीं तो 15-20 नंबर तुमने 40 में से वहीं खींच लिए। और चैप्टर्स बताओ। फिर बाइनोमियल थ्योरम, वो भी काफ़ी इजी रहता है। तो मैंने ये बोला था अलजबरा में आपने बोला था कि 50% कर लो अलजेब्रा, जो आपके फेवरेट टॉपिक्स है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो किया था। कॉम्प्लेक्स नंबर तो मेरा फेवरेट चैप्टर है यार, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लिंक हो जाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें यही बोला था, कोऑर्डिनेट, वेक्टर 3D और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 3 चैप्टर, एक ही चैप्टर अलग अलग पैकिंग में है। ये कर लो, 40% सिलेबस खत्म। 40% सिलेबस खत्म, ये 3 कर लो बस। कैलकुलस में मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं थी, तो 50% वो छोड़ा और इंटीग्रल कैलकुलस। भाई देखो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मेरी स्ट्रैटेजी सुनते हैं। मैंने सिंपल ये बात बोली, कोऑर्डिनेट पूरी कर लेना, अलजेब्रा आधा फेवरेट, कैलकुलस आधा फेवरेट, और वेक्टर किया था कि नहीं? वेक्टर 3D किया था, पूरा किया था। वो स्कोरिंग होता है बहुत। भाई ने पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली एकदम जो एज इट इज़, और 40 नंबर ले आया, नॉट अ जोक। बहुत अमेजिंग यार। मुझे फिर पता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी मेरी और तुम्हारी रैंक आई ना, तो मेरे को उससे आता है कि हाँ, आई हैव डन समथिंग। बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तुम जैसे लोग मेरे को प्राउड फील करवाते हैं। तो केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे? केमिस्ट्री में 59 थे। 59 मार्क्स थे। तो केमिस्ट्री की क्या स्ट्रेटजी थी? केमिस्ट्री में मैंने देखा था कि केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है। केमिस्ट्री वफादार है, आईआईटी का द्वार है। क्या भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है ना कि मतलब मेरे वर्ड कोई बच्चा बोल दे। ओ भाई चलो, तो केमिस्ट्री में मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की थी। केमिस्ट्री में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी स्ट्रेटजी फॉलो, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक की समझाओ पहले, फिर बाकी समझाना। इनऑर्गेनिक में आपने बताया था कि अगर आप उसको ऐसे देखोगे कि भाई इतने रिएक्शंस है, एक और नया रिएक्शन, तो आप गए तो क्लासीफाई कर दोगे तो बहुत काम आसान। क्लासीफाई कर दो। अरे भाई चलो, तुम अपने मुंह से बताओगे स्ट्रेटजी, मैं बताऊं? चलो तुम बताओ। क्लासीफाई में ये था कि आपको रिएक्शन देख के उसको सोच लेना है कि क्या ये थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की तरह लग रहा है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये सिर्फ कंबस्शन रिएक्शन है, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट बन रहा है। कसम से फीलिंग आ गई तुम्हारे मुंह से सुन के ना। बोलो कंटिन्यू करो। तो ये आपको क्लासीफाई करना है, और अगर आपने उसको क्लासीफाई करना है ना, एक पॉइंट आता है आप खुद प्रेडिक्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अब अपने ओजी वर्ड्स में बोल देता हूँ। बेसिकली यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम 100 रिएक्शंस देखते हो, तुम घबरा जाते हो। व्हेन यू क्लासीफाई देम कि यार ये रिएक्शन एसिड बेस है, ये रेडॉक्स है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये डिहाइड्रेशन है, ठीक है। जब तुम ऐसे करके क्लासीफाई कर देते हो, तो तुम्हें क्या लगता है, तुम 100 रिएक्शन नहीं याद कर रहे, तुम 6-7 पैटर्न याद कर रहे हो। तो 100 की जगह तुम्हें 6-7 चीज़ें याद करनी है। फिर पैटर्न में इस तरह चलता है, जैसे तुमने बोला प्रिडिक्शन, वो कैसे होता है? H2SO4, वो तुम बोलोगे, तुम्हें याद है वो H2SO4 वाला एग्जांपल? H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ओके। तो अगर आपने देखा कि थोड़ा वो उसमें लिखा भी होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट, अगर दिख गया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, 90% ऑफ द केस वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मैंने जैसे बोला था H2SO4 है, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। V2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो इनके जो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो सारे रिएक्शन होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। तो वो सारे रिएक्शन जो तुम अलग अलग समझ के पढ़ रहे थे, वो सब मैंने एक बना दिए। तो रिड्यूस हो गया ना काम बहुत ज़्यादा। 3 को 1 कर दिया तो बस देख लो। और ऐसे करके 10 को 1 भी करते हैं। दिस इज द आइडिया। ऐसे होती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में भी इस तरह चलता है। फिजिक्स में कितने बताया तुमने? 85। तो यानी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट फिजिक्स रहा। केमिस्ट्री ने तुमको मार्क्स ला के दिए, और मैथ्स में तो तुमने अपनी जान बचाई है बस। चलो ग्रेट। तो यार ये स्ट्रैटेजी होती है, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, तो बताओ केमिस्ट्री में और स्ट्रैटेजी बताओ कैसा रहा? केमिस्ट्री में ये स्ट्रैटेजी का कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री देखेंगे ना, तो वो जो चैप्टर्स आपको नंबर देते हैं वो बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं होता। आईआईटी ज़्यादा कुछ उसमें घुमा फिरा के पूछता भी नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने भी जब टेस्ट दिए थे, तो मैं हमेशा यही रखता था कि भाई अगर मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, पहले मैं फिजिकल केमिस्ट्री करता था, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एक आध कॉन्सेप्चुअल फंसते हैं, लेकिन मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ऑर्गेनिक के लिए तो मैकेनिज्म देखना पड़ता है। बहुत बच्चे ये आपने जैसे बोलते हैं एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ऑर्गेनिक के लिए, वो नहीं किया था मैंने कोचिंग नोट्स किए थे। हाँ, तो मैंने तो मना किया था ना एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए। एनसीईआरटी वही बोला। हाँ, तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक में तो कोई फायदा करेगी नहीं, करनी चाहिए, इट्स नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये तो होगी केमिस्ट्री की बात, मैथ्स की बात हो गई। फिजिक्स की कोई स्ट्रेटजी?
तो फिज़िक्स मेरा इंटरेस्ट पॉइंट था। तो जैसे बहुत बच्चों को लगता है कि पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस करूँगा, फिर मेंस लेवल के, फिर एडवांस करूँगा। मैंने ऐसे नहीं किया। आपने बोला था कि पहले से ही एडवांस जाना चाहिए, तो फिज़िक्स में मैंने एडवांस लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट किए। मैंने देखा मुझसे बन रहे थे, अगर मैं थोड़ा दिमाग लगा के करूँ मुझे मज़ा आने लगा, फिर बस करते रहा मैं। लोअर बैच में खासकर टीचर बच्चों को डिमोटिवेट करता है कि तुम ये चीज़ मत करो, तुम अपना मेंस तक रहो, मेंस की चीज़ सॉल्व करो, वो यही बोलते हैं। और कुछ हद तक सही भी है कि यार हर कोई अगर मतलब एडवांस की तैयारी करने लग जाए, और कहीं के लिए हानिकारक भी है वो, ठीक है। पर मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि यार अगर तुम में एडवांस का पोटेंशियल है, और मेरी बात ये है यार, अगर तुम शब्द मुंह से IIT निकालते हो ना कि IIT जाना है, तो लेट्स नॉट डू दोगलापन। IIT जाना है तो फिर एडवांस की बात करो ना, और एडवांस की तैयारी करनी है तो अभी करो, बाद में कौन सा टाइम मिलेगा। वही, और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस भी कवर हो ही जाता है। राइट। तो ये बात से देखो कि यार ये एडवांस करा इसने, एडवांस बात सुन के इसने एडवांस फॉलो किया, एडवांस लेवल पे ही पढ़ाई करी, तब 85 मार्क्स आए। वो एडवांस लेवल नहीं करते कभी, या वहीं फंसे रह जाते, तो थोड़ी किसी को पता चलता कि सौभाग्य है IITN है। और मेरी कौन सी टिप ने हेल्प किया तुमको? कि आप 16 आवर्स अ डे पढ़ते थे, तो वो देख के ये मन में आया कि अगर कोई आदमी 16 घंटे पढ़ सकता है, तो अगर मैं 16 घंटे भी नहीं, अगर उसके आसपास 8-10 घंटे भी पढ़ लूँ तो वो भी काफ़ी होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। और कोई इसमें 16 घंटे पढ़ना या 8-10 घंटे पढ़ना भी आसान नहीं है, तो क्या किस चीज़ ने हेल्प किया तुमको? तो इसमें मैंने आपका देखा कि आप कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप बोर होते थे तो आप इंस्टेंटली सब्जेक्ट चेंज कर देते थे, क्योंकि आपको पता है कि आपको पढ़ना ही है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई को एन्जॉयमेंट में बदल दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना समय पढ़ा है। तो पहले मैं शुरुआत करता था केमिस्ट्री से ही, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था थोड़ा, तो केमिस्ट्री करता था, और जैसे ही लगता है कि भाई बोरिंग लग रहा है अब केमिस्ट्री में, फिज़िक्स कर देता था। फिज़िक्स और अच्छी लगती थी मुझे केमिस्ट्री से, तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस बनते थे, और फिर एक पॉइंट आता था फिज़िक्स से भी बोरियत होकर फिर मैथ्स में स्विच करता था, और स्विच कर करके बोर नहीं होते थे। यही आइडिया OG वर्ड्स में बोले तो आप लोग पढ़ाई से बोर नहीं हो रहे, आप उस सब्जेक्ट से बोर हुए, चेंज द टॉपिक, कंटिन्यू द स्टडीज। क्या बात है। तो और कौन सी मेरी टिप ने तुमको हेल्प किया? एक मेजर हेल्प था कि नोट्स नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, नोट्स नहीं बनाने चाहिए। नहीं बनानी चाहिए। अच्छा, तो बताओ थोड़ा डिटेल दो इसकी। तो नोट्स में इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पहले तो मैं भी बहुत नोट्स बनाता था कि अगर एक क्वेश्चन भी नहीं होता था, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता था, ये क्वेश्चन है, फिर सोल्यूशन लिखता था, उसको एक नोटबुक में रखता था। उससे टाइम वेस्ट होता था और कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। और जो टीचर को सुनने के ऊपर मैंने कहा था कि यार ये कॉपी पास्ता करने की जगह टीचर के वर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लो, तो ये तुमने किया? ये किया मैंने, ध्यान से सुनना है। और पहले जब नोट्स बनाते थे तब पहले तो नोट्स में जाता था ना कि भाई टीचर जो बोल रहा है उसको मैं पहले बात तो टीचर हिंदी में बोलता था, उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था, फिर नोट्स में लिखता था। और नोट्स में लिखने के बाद कि यार मैं कल पढ़ूंगा इसको, आज नहीं पढ़ूंगा बस, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट भी होगा। तो यार मैं ये इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ, देखो सौभाग्य इज अ रैंकर, एंड जहाँ आज आप हो वहाँ पहले सौभाग्य था। बहुत सारे लोग मुझसे सुनते हैं नोट्स नहीं बनाने चाहिए, कई लोग तो चलो स्ट्रेट अवे कहते हैं दिस इज रबिश, पर बहुत सारे लोग इसका सेंस समझते हैं, अप्लाई करते हैं, दे सी द रिजल्ट्स, उसके बाद लेकिन उनको एक इनसिक्योरिटी रहती है कि यार सब लोग नोट्स बनाते हैं, मैं नहीं बना रहा। जिंदल जी ने कहा है पर मैं नहीं बना रहा। तो आज आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, ही मेड इट थ्रू बाय फॉलोइंग दैट स्ट्रेटजी, तो यू शुड फील अश्योर्ड। और जो सब लोग हैं, हाँ बहुत बार ऐसा होता है कि जो नोट्स बनाते हैं उनके भी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन अब हर किसी के लिए ये वर्क नहीं करता। और पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट इज कि जो नोट्स बना रहे हैं, जिनके पास 6 साल है वो नोट्स भी बनाएं और वो अपनी बुक्स भी लिखें और अपने कोर्सेज भी लॉन्च करें, ठीक है। पर जिनके पास 4-6 महीने हैं, 10 महीने हैं, वो लोग भाई सिर्फ पढ़ाई करें। फिर भी जब नोट्स ना बनाने का सवाल आता है तो लोग यही पूछते हैं कि एंड में याद कैसे करूँगा, फिर रिवाइज कैसे करूँगा, तो इसके बारे में बताओ। देखिए, अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना तो आपको रिवाइज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वो आप जैसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाता है, दिमाग में फिट हो जाता है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो फिर भी इंसान भूल जाता है। व्हाट अबाउट दैट? वो कुछ ना कुछ अगर आप भूल जाते हैं तो आपके पास बुक्स हैं बहुत, आजकल तो बहुत रिसोर्सेज हो गए हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा देख भी लेंगे वो रिकॉल हो जाए, पूरा रिकैप हो जाता है। फिर स्टूडेंट बोलता है कि यार बुक कौन पढ़ेगा, मोटी मोटी नोट्स में अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिखा होता है।
वो बुक्स मोटी मोटी दिखने के लिए होती है, लेकिन अगर आप जितना आपको पता है उतना आपने पढ़ा है तो वो बहुत छोटी चीज़ होती है। और जो इंसान बुक पढ़ता है ही इज फेमिलियर विद द बुक, उसके लिए अब जो कभी बुक खोलता ही नहीं उसको देख के ही डर लग जाता है। अब बुक पढ़ने वाले से पूछो ना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अब पन्नी मैं तो जेई के टाइम पर जब मैंने किताबें मंगाई थी ना सेंगेज की, तो मैंने पहले तो ये सोचा यार इतनी मोटी किताब है, मैंने ज़िंदगी में ना कभी सुना ना कभी देखा कि इतनी मोटी किताबें कोई सॉल्व करता है। पर अगर किसी इंसान ने ये किताबें बनाई है और स्टूडेंट्स हैं जो इसको खरीदते हैं, तो डेफिनेटली लोग इसको पढ़ते ज़रूर हैं, पढ़ने वाले। तो हमको तो पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं, क्या पता हो जाए पूरी। और होगा, और बुक भी इतनी सुंदर सुंदर थी, मैंने ख़त्म कर दी। हाँ, सेंगेज में इलस्ट्रेशंस भी काफ़ी ब्यूटीफुल वे में तो इलस्ट्रेट। तुमने सेंगेज करी है? हाँ, सेंगेज की थी मैंने। फिजिक्स में, मैथ्स में? फिजिक्स एंड मैथ्स में मैंने सेंगेज की थी। आजकल क्या है कि बहुत टीचर्स रेकमेंड करते हैं वो ऑर्थोडॉक्स सेट ऑफ बुक्स की एच सी वर्मा कर लो फिजिक्स में। एच.सी. वर्मा कैसी बुक है? एच सी वर्मा इट्स नॉट फॉर जेई, इट्स अ गुड बुक अदरवाइज, बट फॉर जेई आंसर इन यस और नो। इज एच.सी. वर्मा सफिशिएंट फॉर IIT जेई? नो। मेरा भाई है जैसे, वो 8th क्लास में है, तो मैं उसको एच.सी. वर्मा करवा दूंगा, क्योंकि एच.सी. वर्मा इज गुड फॉर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पर बात है ना, उस पर हैवी तो फिर भाई 5-6 साल। अब अभी तुम्हारे पास 6 महीने है, तो तुम्हारे लिए मैं वो स्ट्रेटजी बताता हूँ जो टू द पॉइंट है, कि एच.सी. वर्मा वगैरह करके टाइम वेस्ट मत करो। यू कैन बिल्ड कॉन्सेप्ट्स थ्रू एच.सी. वर्मा, गुड, बट यू कैन ऑल्सो बिल्ड कॉन्सेप्ट्स थ्रू सेंगेज एंड अदर गुड बुक। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था रिगार्डिंग एच.सी. वर्मा कि पीपल डू एच.सी. वर्मा एंड दे थिंक कि जेई की तैयारी हो चुकी है, IIT जेई की। सो ये भ्रम तोड़ना था। और क्या सीखने मिला तुम्हें मुझसे? और ये सीखने को मिला कि ऐसे बहुत लोग थे मेरे में भी, मेरे लाइफ में भी, कि वो बोलते हैं भाई ये बच्चों से क्या ही तू कंपटीशन करेगा, ये अलग ही जहान के लोग हैं। जो मैंने बोला था कि वो मिस्टर स्नेक आया था और वो मुझे बोल रहा था, मतलब कि मुझे बोलता रहा कि ये देखिए बंदा मेरे स्कूल का टॉपर है और ये KVPY में इतने रैंक लेके आया था, भाई ये लोग लाते हैं रैंक, हम कौन है, ऐसा। हाँ, ऐसे थे वो जैसे आजकल बच्चे यूज़ करते हैं भाई ये तो गॉड है, गॉड। ये सब सुन के मैं बोलता था उसको होने दो गॉड, हम अपना देखते हैं। हम अपना करियर, अपना नसीब बनाने आए हैं, हम अपनी तकदीर लिखने आए हैं। भाई वो बंदा अच्छा कर रहा है, उसने KVPY क्रैक किया हुआ है, गुड फॉर हिम। लाइक लेट गॉड गिव हिम 50 रैंक, 10 रैंक। मतलब मेरे को तो अपना वो 2000 रैंक तक पहुंचना है ना, मेरे को तो अपना सफ़र तय करना है ना, तो दैट्स व्हाट आई शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। अगर आप पहले से होप छोड़ दोगे भाई बस की नहीं है तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मेरी और किस टिप ने हेल्प किया तुमको? आपने एक टिप दी थी कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने फॉलो की थी बहुत अच्छे से, वो बहुत फ़ायदेमंद है। पेपर क्या सॉल्व करना है, तो क्या करते रहे तुम? तो पेपर में मैं जब जाता था, बहुत बच्चे ये करते हैं कि पहले फिजिक्स करूँगा फिर केमिस्ट्री फिर मैथ्स, मैं ऐसे नहीं करता था। मैं पहले वो क्वेश्चन ढूंढता था जो मैं देखते ही सॉल्व कर लूँ, वो कर दूँ। अरे यार मेरी आंखें चमक आ जाती है आंखों में मेरी, तो वैसी बात बोलते हैं कोई स्टूडेंट, क्या बात है। मतलब तुम तो चलो रैंकर हो, पर कोई जेई प्रिपरेशन में भी मेंटरशिप में हो, कोई वैसे हो, कोई मुझे ये बात बोल देता है ना कि मैं तो क्वेश्चन ऐसे जो दिखता है पहले वो करता हूँ, तो मुझे लगता है ये लड़का सही रास्ते पे, ये लड़का कामयाब होगा, और ये लड़का कामयाब है। चलो बहुत बढ़िया, हाँ बताओ आगे बताओ। तो अब वो हर एक का अलग होता है कि उसको क्या इजी लगता है। जैसे मैं पहले जब करता था, ये अब बोलोगे कि मैथ्स मेरा वीक था, लेकिन मैथ्स में जो वेक्टर्स 3D था वो स्ट्रॉन्ग था, यस। तो पहले मैं वेक्टर्स 3D का क्वेश्चन कर देता था। अब इसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुमने बोला मैथ्स में मेरा वेक्टर 3D अच्छा है पर मैथ्स मेरी वीक है, सो दिस इज बेस्ट और नथिंग स्ट्रेटजी। यू रिमेंबर दैट स्ट्रेटजी? हाँ, या तो पूरा पढ़ो या फिर कुछ ही मत पढ़ो। तो जब तुम पूरा पढ़ते हो तो तुम वो क्वेश्चन जाके जूम खत्म कर देते हो कि ये मुझे आता है, आई विल स्ले क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर 3D। यस। बट वहीं पे ही अगर तुमने कोई चैप्टर जो है बिल्कुल नहीं पढ़ रखा, तो बिल्कुल ही हाथ जोड़ दिए, मैंने 0 टाइम वेस्ट किया। ये तुम्हें हेल्प किया। जैसे मैंने देखा कि जैसे मैंने देख दिया कि डिफाइन अ फंक्शन जिसमें लिमिट्स वगैरह आते थे, अरे भाई देख लो, ये स्ट्रेटजी होती है, ऐसे रैंकर बनते हैं। चलो क्या बात है, और बताओ। ये मैंने फिर मैथ्स में देखा, फिर ये नहीं कि मैथ्स में होते जा रहे तो मैथ्स में रहो। मैथ्स मुझे पता था कि मैथ्स अगर मेरा वेक्टर 3D अच्छा है तो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स मेरा अच्छा है, तो मैं इंस्टेंटली फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन ढूंढने लग जाता था। और केमिस्ट्री में तो वैसे भी आपको या तो आता है तो नहीं आता, तो केमिस्ट्री में पूरा करता था। वेरी गुड। ये स्ट्रेटजी इज टॉप क्लास स्ट्रेटजी, ठीक है, बिल्कुल OG स्ट्रेटजी है, ऐसे ही किया जाता है। वहाँ पे तुम यही सारी प्रिपरेशन रखो और ये स्ट्रेटजी हटा दो, तुम्हारे मार्क्स गिर जाएंगे बहुत बुरी तरह। सही बात, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में अच्छे होते हैं फिर टेस्ट में नंबर गिर जाते हैं। ये बात हो गई नोट्स की, एक बात हो गई नोट्स की। अब
लेक्चर्स के बारे में क्या कह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ लेक्चर ही मत देखा करो। हाँ, अगर आपका इनिशियली आप स्टार्ट करें तो लेक्चर्स देख सकते हैं, लेकिन फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका लेवल बढ़ चुका है, आप बुक की लैंग्वेज समझ जाओगे। तो वो मैं अपने वर्ड में बता रहता हूँ या तुम बताओगे? आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर आपको इतने कम टाइम में इतना अच्छा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस ख़त्म करना है, मतलब ये भी कम सिलेबस किया है, 60-70%, 80% सिलेबस भी कम नहीं होता है, जेई एडवांस एग्ज़ाम है। तो आपको इतना कुछ करना है इतने कम टाइम में, तो यू कांट बी डिपेंडेंट ऑन लेक्चर्स, बट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। अभी समझ में नहीं आ रहा किताब से पढ़ूंगा तो सो मैंने स्ट्रैटेजी ये बताई कि पहले आप लेक्चर देखो, फिर उस चैप्टर की बुक पढ़ो, फिर अगले चैप्टर के लेक्चर देखो, उसकी बुक पढ़ो। सो व्हेन यू डू दिस फॉर 2-3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट, यू गेट यूज्ड टू द लैंग्वेज ऑफ बुक। बुक की लैंग्वेज एक बार समझ में आने लग गई, देन यू कैन स्विच ओवर टू बुक कम्प्लीटली। और कभी उसमें ओकेजनल प्रॉब्लम आती है, देन देखेंगे। हाँ, अब तो बहुत रिसोर्सेज भी हैं। अब बहुत रिसोर्सेज भी हैं। तो ये एक पावरफुल पॉइंट है कि भाई आपको यू हैव टू सेट फ्री फ्रॉम लेक्चर्स। क्या बात है। वो बहुत टाइम ले जाएंगे आपका, अभी आपके पास जितना टाइम है उसमें कभी कवर नहीं होगा आपका। उसमें कभी कवर नहीं होगा, लेक्चर देखते रहे। तो सीधा अपने लेक्चर की एक काम करो, लेंथ कैलकुलेट कर लो और देख लो ये लेक्चर जो है अभी बचे हुए टाइम में हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, दिन में 3 घंटे ज़्यादा लेक्चर तो किसी हालत में देखने ही नहीं चाहिए। ऑन एन एवरेज वीक की एवरेज निकालो तो दिन का 3 घंटे लेक्चर देख रहे हो अगर, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, और किसी टिप ने तुमको हेल्प किया हो? आपका वो जो टिप था कोरा कागज़ टेस्ट, कि कोई एक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है या फिर कोई एक क्वेश्चन अच्छे से समझा है उसका सोल्यूशन, तो आप उसको प्लेन पेपर में बिना देखे खुद से लिख कर देखो। यार फिर से मेरे शब्द बोल रहे हैं ना कि अगर तूने ढंग से पढ़ा है तो कोरा कागज़ ले, उस पर लिख के दिखा। इनफैक्ट मैं इसको ऐसे भी बोलता होता था कि मान लो मैं नींद से उठाऊँ और किसी ने मेरे आगे कागज़ रख दिया, जल्दी से इसके ऊपर बाई पार्ट्स लिख या ये इंटीग्रेशन करके, तो मैं भाई अभी करनी है। लाइक आई शुड बी दिस मच वर्स्ड इन दीज कॉन्सेप्ट्स। सो कोरा कागज़ टेस्ट हेल्प्स। सो कोरा कागज़ टेस्ट ने तुमको कैसे हेल्प किया? कोरा कागज़ टेस्ट में ये हुआ कि और कॉन्सेप्ट रिटेन होने लग गए, लंबा रिटेंशन था। तो आप में से जो भी लोग कोरा कागज़ टेस्ट फॉलो कर रहे हैं, याद रखो कि आप भी, यू कैन बी हियर ऑन दिस चेयर, ठीक है, एंड यू कैन बी एट IIT दिल्ली। तो कोरा कागज़ टेस्ट इज़ अ पावरफुल, लाइक हाउ मच पावरफुल इज इट? इट्स वेरी पावरफुल फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। वेरी पावरफुल। एंड नॉट फॉर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा होते नहीं है। आई टेल यू वन थिंग, केमिस्ट्री में लेटर से यू रोट अ रिएक्शन। मैं कोरा कागज़ टेस्ट केमिस्ट्री में कैसे करता था, रिएक्शन के रिएजेंट्स लिख लिए। एग्जांपल के लिए तुमने डायजोनियम सॉल्ट ले लिया, डायजोनियम सॉल्ट यहाँ लिखा हुआ है। मैं क्या करता रहा, डायजोनियम सॉल्ट यहाँ बनाया, एक बना लिया, उसके बाद ऐसे यूँ एरो डाला, फिर उसके बाद एक लंबी लाइन डाली, फिर वहाँ बहुत सारे एरोज डाले। फिर अब मैं उन सब पे रिएजेंट लिख देता रहा, फिर किताब बंद कर दी। अब कहीं से रैंडम ऑर्डर में ये रिएजेंट है, आंसर बता, ये रिएजेंट है। दिस इज कोरा कागज़ टेस्ट में। दिस इज हाउ यू ऑल कैन डू कोरा कागज़ टेस्ट इन केमिस्ट्री एंड इट हेल्प्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अब एक सवाल आता है हर एवरेज बच्चे के मन में कि मैंने जैसे कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं कर रखा था, तुमने भी कोई ओलंपियाड नहीं किया, कोई खास ऐसी अचीवमेंट नहीं जिस पर तुम कॉन्फिडेंस हो गया, ये फोड़ दिया तो अब IIT तो फोड़ ही दूंगा, ठीक है, एक्सेप्ट 96%। चलो, तो पॉइंट है कि तुम्हारे पास वो नहीं था। तो अब लोग जो है 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं जेई की, और वो सारे ओलंपियाड फोड़ चुके हैं, सब कुछ है। तो बात यही आ जाती है यार, यू आर कम्पीटिंग विद दोज गाइज, एंड हर बच्चा यही सोचता है और वहाँ पे वो हथियार डाल देता है। तो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर देम? ये मैसेज मैं देना चाहूँगा कि जो 6th क्लास से पढ़ रहे हैं, फिर 9th क्लास से पढ़ रहे हैं 6 साल, ऑब्वियसली उसमें कुछ सिलेक्ट बच्चे तो हैं जो सही में बहुत टॉप रैंकर होने वाले, लेकिन उनको लाने दो ना टॉप 100, टॉप 50, बाकी सारा हमारे पास है। बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह। एनीवे कंटिन्यू। हाँ, तो इसके बाद भी लेकिन बहुत बच्चे होते हैं जो 4 साल 6 साल में क्या होता है कि उस प्रिपरेशन में उनको फैटीग आ जाता है, वो उनका सीलिंग हिट कर जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन आपके पास ये है कि आप अगर लेट स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास फ्यूल होता है, तो आपके दिमाग में ये होता है कि भाई इतना ही तो टाइम है, इसमें पूरी जान झोंक देते हैं और मैक्सिमम आउटपुट लाते हैं। मतलब आज कोई जान झोंक दे तो ही कैन बी हियर। जान झोंक दो, सिंपल, दिस इज द प्रूफ। सीलिंग कि भाई और कितना इम्प्रूव करेगा, ठीक है, बट यू हैव, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू टू इम्प्रूव। तो तुम कितना इम्प्रूव कर सकते हो, करो ना। और एक बात मैं हमेशा एक लॉजिकल बात करते हैं, हम कहते हैं यार जो बंदा 6 साल से पढ़ रहा है वो तो ले आएगा 50-100 के अंदर रैंक। तो यानी जितने भी लोग 6 साल से पढ़ रहे हो 50-100 के अंदर ले आएंगे, तो यानी 100 ही बच्चे हैं, 100, 200, 150 बच्चे हैं।
कोई बात नहीं भाई, मैं जो 150-200 के बाद वाली रैंक है वो मैं ले आऊँगा. आई वॉन्ट टू टेल यू दिस दैट इफ़ यू रीच IIT, किसी तरह IIT में घुस जाओ, देन देयर इज़ नो बार, नो डिफरेंस. मतलब बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस के लिए कुछ जगहों पे. उसके अलावा यू बाथ इन द सेम पूल, ठीक है, यू लिव इन द सेम हॉस्टल, यू हैव ऑल द एक्सेस, यू हैव द सेम एल्यूमनाई नेटवर्क, ठीक है, यू हैव एवरीथिंग सेम, यू हैव द सेम प्रोफेसर्स, यू कैन ऑल्सो टेक देयर कोर्सेज, बट जस्ट दैट योर मेजर इज डिफरेंट, दैट्स द ओनली डिफरेंस. एंड थोड़ा बहुत जो है कुछ कंपनीज, वो भी सिर्फ प्लेसमेंट के एस्पेक्ट में, डोंट गेट ओपन फॉर अदर ब्रांचेस, बट दैट इज द ओनली थिंग. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज व्हेन पीपल आर फ्रॉम लो टियर कॉलेजेस, they are of the mind, no offense, but they are of the mind that there is nothing besides placement whatsoever. तो जब आप अपना माइंड प्लेसमेंट तक ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हो, फिर आपको वही दिखता है, और फिर आप देखते हो कि कोई कंपनी नहीं खुली, तो फिर आप कहते हो बेकार है. पर आपने ही छोटा किया ना अपनी दुनिया को प्लेसमेंट तक. बट IIT इज नॉट ऑल अबाउट प्लेसमेंट. वो बंदा कह रहा है वो गाने बनाएगा, ठीक है, कल को और कुछ करना होगा. मतलब फॉर ऑल अदर करियर्स देयर इज नथिंग बेटर देन IIT. अच्छा, और कोई मैसेज यहाँ पर सबको देना चाहते हो? कि ये है मैसेज कि बहुत बच्चे मैथ से डरते हैं कि भैया कुछ क्वेश्चन स्ट्राइक ही नहीं कर रहा, इसका सोल्यूशन क्या है. तो इससे भी आप ओवरकम कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चंस के इलस्ट्रेशंस पढ़िए और एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि ये ऑथर वो करना क्या चाहता है, इसमें उसने यही किया होगा. वो सोच के जब आप क्वेश्चंस नए सॉल्व करने जाएंगे तो उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कहीं ये क्वेश्चन सेटर यही तो नहीं सोच रहा, यही तो किया होगा, इस कॉन्सेप्ट को घुमा दिया, उस कॉन्सेप्ट को घुमा दिया, क्या ही हो सकता है मैक्स. Basically there is a human behind who's trying to complicate things for you, so you think like that person, then you understand how things can be complicated and then you can resolve them and you'll get your answers. That's how you do maths. Very good. तो ये तुमने algorithm find out किया, very good, बहुत बढ़िया यार. तो सौभाग्य today is in IIT Delhi, he is in his dream college. This is the end of your JEE preparation, but a new fresh beginning of a great journey and this is a great college. कैसा लग रहा है आज कैंपस में आके? कैंपस में आके तो बहुत मज़ा लगा, क्योंकि ये लेक्चर हॉल और आपके स्कूल के क्लासरूम का जो ट्रांजिशन है वो अलग ही फीलिंग आती है. मतलब पता है स्कूल के क्लासरूम और लेक्चर हॉल में बहुत फर्क है ऑफ कोर्स. और कोई मैसेज जो तुम देना चाहते हो? ये मैसेज देना चाहूँगा कि चाहे आप इम्प्रूव करते रहें, कभी ना कभी एक लो पॉइंट आता है आपके प्रिपरेशन में, लेकिन उस लो पॉइंट को आप डिमोटिवेट मत हो जाइए. वो हर एक बच्चे के प्रिपरेशन में आता है. उसको आप फ्यूल की तरह लीजिए कि नहीं, कोई नहीं, मैं नीचे आया हूँ लेकिन अब फिर से उठूँगा. तो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, एग्ज़ाम के दिन भी मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर अच्छे आएंगे. दिस वॉज द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन और अब एक नई जर्नी शुरू हो रही है. तुम IIT जा रहे हो, तो अब IIT में हम शुभकामनाएं देते हैं, पूरी हमारी सारी फैमिली, व्यूअर्स की फैमिली तो वो शुभकामनाएं देती है. तुम आगे जाके और कामयाबी हासिल करो. तो अभी तुम फर्स्ट ईयर शुरू होने वाला है, अब क्या करोगे? तो फर्स्ट ईयर में मैंने अभी रिसेंटली एक यूट्यूब चैनल खोला है, स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी से. स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी, ओके. तो क्या करते हो उस चैनल पर? तो जैसे आप मेंटरशिप देते हैं बच्चों को कि ये फॉलो करो, तो मैं उसमें एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देता हूँ कि मैंने मेंटर को कैसे फॉलो किया ओके टू अचीव माई रिजल्ट. तो अच्छा, आप स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देते हो, तो वो चीज़ JEE एस्पिरेंट्स के लिए है या किसके लिए? तो ये JEE एस्पिरेंट्स के लिए भी है और मैं और भैया दोनों हैं उस चैनल में. तो मेरे भैया जो NSUT से है वो बच्चों का कॉलेज गाइडेंस भी देते हैं. कॉलेज गाइडेंस भी देते हैं. तो दो पर्पसेस है. क्या बात. तो इनका चैनल है स्टूडेंट इंजीनियर स्टोरी, तो वो सब आप लोग फॉलो कर सकते हैं. मैं यहाँ पे पिन कमेंट में भी डाल दूंगा और वीडियो के टाइटल में हमने उसको टैग कर रखा है, आप उसको ज़रूर फॉलो करें. बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सभी को भी यहाँ पे सौभाग्य की नई जर्नी के लिए शुभकामनाएं, और आप सब लोगों को भी आपकी JEE प्रिपरेशन के लिए शुभकामनाएं. आप भी सौभाग्य की तरह, आपको भी सौभाग्य प्राप्त हो. बहुत बहुत धन्यवाद.